So let's start. What are the acts which are within the implied authority? यानी कि कानून भले ही आपने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं रखा है तो भी हर पार्टनर को ये राइट देता है। मंशा एक एक पढ़ती जाओ और फिर पॉज लेती जा। फर्स्ट, to buy and sell goods in which the firm deals. हर एक्टिव पार्टनर को ये अधिकार होता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना सके किसी माल को खरीदने या बेचने के लिए जिसमें फर्म यूजुअली डील करती है। वो थर्ड पार्टी से ऐसे माल को खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। भले ही पार्टनर्स ने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये राइट उनके पास में नहीं, मतलब कुछ मेंशन ही नहीं किया है, तो भी ये हर पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी होती है। सेकेंड, To hire servants to perform the business of the firm. भाई धंधा लेके बैठे हो तो किसी को अपॉइंट तो करना पड़ेगा ना, जिनसे आप सुपरवाइजरी रोल्स या फिर मजदूरों वाले काम करवा सको, सर्वेंट्स वाले करवा सको। मतलब अपने वर्कर्स को हायर करने का इम्प्लाइड अथॉरिटी हर पार्टनर के पास में होता है। थर्ड, To engage a lawyer to defend a suit filed against the firm. किसी थर्ड पार्टी ने पूरी फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, तो अब उस केस को डिफेंड करने के लिए लॉयर लगेगा। तो सर लॉयर को अपॉइंट करने का काम ऑन बिहाफ ऑफ दिस पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म, एक लॉयर अपॉइंट करने का इम्प्लाइड अथॉरिटी हर पार्टनर के पास में होता है। टू एंगेज अ लॉयर टू डिफेंड अ सूट फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म। फोर्थ पॉइंट, To settle accounts with the persons dealing with the firm. ये थर्ड पार्टी है, ये फर्म के साथ में डील कर रही है, तो सर फर्म के साथ में जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेटल करने का अधिकार हर पार्टनर के पास में होता है। टू सेटल अकाउंट्स विद पर्संस डीलिंग विद द फर्म। हाँ साहब इतने रुपए का माल आपकी तरफ से है, इतने रुपए का हमने दिया, तो नेट नेट अब इतना रुपया देना है, जो भी अकाउंट सेटल करने का राइट है हर पार्टनर के पास में, इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है उसके पास में। नेक्स्ट पॉइंट, To receive debts due to the firm and give receipts for the same. एंड गिव रिसीट्स फॉर द सेम। सर फर्म को किसी से पैसा लेना बाकी है तो सर वो पैसा फर्म के बिहाफ पे रिसीव करने की इम्प्लाइड अथॉरिटी हर पार्टनर के पास में होती है। और जब पैसा रिसीव किया तो उसके बदले में रिसिप्ट देने का राइट भी हर पार्टनर के पास में होता है। सो रिसीव डेट्स ड्यू टू द फर्म एंड गिव रिसीप्ट्स फॉर द सेम, वो पैसा थर्ड पार्टी से लेने का राइट होता है। नेक्स्ट, To contract debts and pay debts on behalf of the firm. फर्म के बिहाफ पे उधार ले भी सकते हैं और फर्म के बिहाफ पे उधार चुकाने की इम्प्लाइड अथॉरिटी हर पार्टनर के पास में होती है। नेक्स्ट, To borrow money for the purpose of the firm and pledge the goods of the firm as security of the loan. देखो फर्म को यदि पैसे की जरूरत है तो वो बोरो करने के साथ में कई बार लोन ऐसे नहीं भी मिलता है, लोन के बदले में कोई चीज गिरवी रखानी पड़ती है, तो जो फर्म के गुड्स हैं उनको सिक्योरिटी जैसे प्लेज करने का राइट भी हर पार्टनर के पास में है। देखो फर्म के बिहाफ पे डेट्स लेने का और चुकाने का राइट तो ही है, कई बार इसके लिए आपको गिरवी भी रखनी पड़ती है चीजें, तो फर्म के गुड्स को गिरवी रखने का राइट भी हर पार्टनर के पास में होता है। दिस इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट, To make, draw and accept and endorse negotiable instruments in the name of the firm. फर्म के नाम पे चेक बनवाना, चेक पे साइन करना, ड्राफ्ट बनवाना, कई बार एंडोर्स भी किए जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट्स बनवाना। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्सिंग? एंडोर्सिंग से आप लोग क्या समझते हो? देखो ये प्रॉमिसरी नोट दिया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कि आज से 2 महीने बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। मिस्टर बी को अभी जरूरत थी तो मिस्टर पैसे की, मिस्टर बी ने इस प्रॉमिसरी नोट को मिस्टर सी को दे दिया कि भाई आज से 2 महीने बाद ये जो भी प्रॉमिसरी नोट लेके जाएगा उसको 1 लाख रुपया देगा, ठीक है? मेरे को पैसे की अभी जरूरत है, तू मुझे 95,000 रुपीज दे दे, 2 महीने बाद तेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएगा। और उसने ऐसा करके इसको एंडोर्स कर दिया, नीचे साइन कर दिया सी के लिए, सी ने आगे डी के लिए कर दिया।
इस तरीके से ये एंडोर्समेंट होता गया। एंडोर्समेंट मतलब पीछे साइन कर देना कि हाँ भैया इसको दे देना, ठीक है। टू मेक, ड्रॉ, एक्सेप्ट एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मींस चेक, ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सब इन द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नाम पे चेक बना सकता है, ड्राफ्ट बना सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को एंडोर्स कर सकता है। ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आने वाले काम है, या आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। नाउ एक्ट्स विच आर बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी, पढ़ भाई, जो कि इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आते हैं, ऐसे काम केवल तब कर सकते हो जब आपको इसका राइट किसी एग्रीमेंट में दिया हुआ हो। राइट यदि ऐसा करने का एग्रीमेंट में नहीं दिया हुआ है तो आप ये काम नहीं कर सकते। इम्प्लाइड In the अथॉरिटी absence of नहीं है। any usage वापस or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not allow him to submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. आर्बिट्रेशन क्या होता है पहले समझिए। आप लोगों का कभी या फैमिली में कभी किसी का कोर्ट से वास्ता पड़ा है? कभी किसी वो कहते हैं ना केस से रिलेटेड, कभी कोर्ट में जाना पड़ा है खुद के केस से रिलेटेड? यदि जाना पड़ा होता तो आपको आइडिया होता कि एक एक केस, सिविल केस है ना 20-20 साल तक चल जाते हैं, 30-30 इयर्स तक चल जाते हैं। क्रिमिनल केस भी लंबे चलते रहते हैं, ठीक है। तो कोर्ट में जाने के बावजूद भी न्याय जो है ना वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी देरी से, बहुत टाइम बाद मिलता है, जितने न्याय मिलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो सर कोर्ट्स जो हैं उनमें जाना खर्चीला भी होता है। 20 साल तक पैसे भरते रहो वकीलों को कोर्ट में। कोर्ट भी फोकट में थोड़ी ना सुनेगा आपको, कोर्ट की फीस भरनी पड़ेगी आपको। तो सर वो फीस भी कोर्ट्स भरती रहती हैं, कोर्ट्स में आपको भरना पड़ता है। तो खर्चीला प्रोसेस है, फ्रस्ट्रेशन भरा प्रोसेस है, और निकल के 20 साल बाद रिजल्ट पता नहीं क्या ही आता है, ठीक है। इन सब प्रोसेस से बचने के लिए आर्बिट्रेशन करके एक प्रोसेस है। आर्बिट्रेशन कहां से आई है? आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट आता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, मेरे ख्याल से ये एक्ट 1996 का है, ठीक है। सो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट आता है। उस एक्ट में आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है कि सर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है। मिस्टर एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हम में से यदि किसी भी पार्टी को कोई तकलीफ है तो हम कोर्ट्स जाने से पहले प्रोसेस को आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमारे डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि सर हम दोनों क्या करेंगे, मिलके एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देंगे। आर्बिट्रेटर जज जैसे ही आदमी को बोला जाता है जो दोनों पार्टीज का मामला सुनता है और फिर डिसीजन देता है आउट ऑफ द कोर्ट। आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स के अंडर डिसीजन देता है आउट ऑफ द कोर्ट। यानी कि आप महीने 2 महीने में फ्री हो जाओगे, 10-20 साल रगड़ने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्रेटर का डिसीजन जो है ना वो फाइनल माना जाता है, और जिस भी पार्टी के अगेंस्ट दिया गया उस पर वो बाइंडिंग होता है, उसको उस पर लागू होता ही होता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है, आर्बिट्रेटर का डिसीजन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में जो उसने दिया है आउट ऑफ कोर्ट, ये जो भी मामला चल रहा है उसमें दिया है वो बाइंडिंग होता है। हाँ उसके खिलाफ किसी पार्टी को लगता है कि आर्बिट्रेटर ने सही डिसीजन नहीं दिया यार, कुछ तो झोल है, तो सर उसके खिलाफ वो कोर्ट्स में जा सकते हैं आर्बिट्रेटर की जो भी डिसीजन दिया है। ऐसे तो आप लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के खिलाफ हायर कोर्ट, और हायर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी तो जा सकते हो। वैसे ही आर्बिट्रेटर के डिसीजन के खिलाफ भी आप कोर्ट्स में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स क्या होती है, क्या ये आपको समझ में आई? बोलिए। और अच्छी बात है या नहीं है कि सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, समझदार ड्राफ्ट करने वाला, कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला कौन होता है? जो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज डालता है कि हम में से किसी भी पार्टी को कोई भी तकलीफ हुई तो पहले हम मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या एक नई बात पता पड़ी और आर्बिट्रेशन का मतलब समझ में आया आप लोगों को? बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग
यदि कभी भविष्य में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने की जरूरत पड़ जाए तो आप लोगों को आर्बिट्रेशन क्लॉज डालना चाहिए उसमें। ठीक है, अब आ जाओ, अपन पढ़ रहे थे पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या काम नहीं आते हैं, एक्ट्स बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है पार्टनरशिप फर्म और किसी थर्ड पार्टी के बीच में, तो ये पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है कि है ना उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में सौंप देवे। ये सारे जनों को मिलकर डिसीजन लेना होगा, किसी पार्टनर की अकेले की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है कि टू सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, और किसी भी पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है। नेक्स्ट बी पॉइंट, मंशा। To open a bank account on behalf of the firm in his own name. फर्म के नाम पे अकाउंट खुलवाना है बैंक में, लेकिन खुलवा रहे खुद के नाम पे कि ये मैं मेरे नाम पे अकाउंट खुलवा देता हूँ, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो फर्म के ही करेंगे अपन। अरे ऐसी बेवकूफी ना करनी है। सो टू ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, अपने खुद के नाम पे फर्म के लिए बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना है, फर्म के खुद के नाम से खुलेगा। ठीक है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आने वाली चीजें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, To compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the firm against a third party. देखो ये पूरी पार्टनरशिप फर्म का एक क्लेम बनता है मिस्टर एक्स के अगेंस्ट 1 लाख रुपए का, यानी कि ये मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपए डिमांड करते हैं। तो ये जो अकेला पार्टनर है ना, ये इस 1 लाख रुपए को या इसके पोर्शन को रिलिंक्विश नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, ये इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है। ठीक है, मतलब ये सोचेगा कि चलो एक पार्टनर को तोड़ लूं, एक पार्टनर को कुछ पैसा देके तोड़ लेता हूँ, उससे मेरा 1 लाख रुपए का पेमेंट रिलिंक्विश करा लेता हूँ जो मुझे फर्म को देना है। तो सर आपको जान के अत्यंत खुशी होगी कि अकेले पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में ये नहीं होता है कि वो फर्म के बिहाफ पे कोई भी पेमेंट मिल रहा है उसको या उसके पार्ट को रिलिंक्विश कर सके। ठीक है, टू कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो भी मांगने का है उसको रिलिंक्विश करने का राइट एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है। पॉइंट नंबर डी, To withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm. फर्म के बिहाफ पे यदि कोर्ट में कोई केस फाइल कर रखा है, अकेला पार्टनर जाके उस केस को विड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू विड्रॉ दोज कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, कोर्ट केसेस जो फर्म ने फाइल किए हैं। नेक्स्ट, To admit any liability in a suit or proceedings against the firm. कोई कचहरी में कोर्ट में फर्म के खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो सर उसमें फर्म के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी या कोई लाइबिलिटी एडमिट करने का अधिकार अकेले पार्टनर को नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए ये फर्म रही, इसका और मिस्टर एक्स का केस चल रहा है, तो ऐसा कुछ निकल के आया, मिस्टर एक्स ने कोर्ट में बोला कि यदि ये 1 लाख रुपया मेरे को देते हैं तो मैं भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म कर दूंगा। तो यहाँ कोई अकेला पार्टनर ये फर्म के बिहाफ पे लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, अकेले पार्टनर कोई अधिकार नहीं है टू एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द फर्म। नेक्स्ट, To acquire immovable property on behalf of the firm. फर्म के बिहाफ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का अकेले पार्टनर को राइट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है, एक्सप्रेसली उसको राइट्स दे दिए वो एक अलग बात है। इम्प्लाइड अथॉरिटी में फर्म के बिहाफ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, करोड़ों रुपए लगते हैं उसके लिए। ठीक है, और तो फर्म को करोड़ों रुपए से नीचे लाने का काम नहीं कर सकता है वो। ठीक है, it is an act which is outside the implied authority of a partner. Next, To transfer immovable property belonging to the firm. फर्म की कोई प्रॉपर्टी है, कहीं जमीन है, कोई या फ्लैट है या कुछ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
उसको मिस्टर एक्स के नाम करने का राइट पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है, तो फिर सर फर्म करेगी कैसे? पार्टनर ही तो साइन करेगा स्टाम्प पेपर पे, कॉन्ट्रैक्ट पे कि ये फ्लैट फर्म का अब मिस्टर एक्स को दिया जा रहा है। सर सारे पार्टनर्स या तो उस पर साइन करें, या फिर इतना पॉसिबल नहीं है तो सारे पार्टनर्स एक रेजोल्यूशन पास करें कि अब से मिस्टर ए को हमारे बिहाफ पे ये जाके साइन करके आएगा, ठीक है, तब तो इनके साइन वैलिड होंगे। यदि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मिस्टर ए अकेले जाके फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बेच के आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, to enter into partnership on behalf of the firm. फर्म के बिहाफ पे वैसे भी कोई पार्टनरशिप में एंटर नहीं करनी है, तो वो कर भी नहीं सकते हैं, ये पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर का काम है, ठीक है। नेक्स्ट अब टॉपिक आता है एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। सर इसमें से भी क्वेश्चन आता है, और पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो ये हम करेंगे कल, ठीक है। और कल हाँ जी मंशा जी। सर मेरे को बोनाफाइड का मतलब एक बार बताओगे? बोनाफाइड का मतलब कहाँ पढ़ा आपने, जहाँ पूछना चाह रहे हो आप? वो राइट्स वाले में फर्स्ट पेज, राइट टू एक्सेस बुक। अच्छा, बोनाफाइड मतलब सही इंटेंशन के साथ, ही इज अ बोनाफाइड यूजर, ही इज अ बोनाफाइड वे में, यानी कि विद प्रॉपर इंटेंशंस, सही तरीके से, समझी आप? हाँ सर। फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, माइनर के पास में भी ये राइट होता है, लेकिन बोनाफाइड वे में करना है, एकदम सही तरीके से, जबरदस्ती में कोई गलत ताना माना बोलते हुए नहीं। रोज जाके और घोचे कर रहे हो कि मेरे को तो अधिकार है फर्म की बुक्स देखने का, मैं तो देखूंगा। अरे भाई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, जो तूने लास्ट टाइम देखी थी वही है। नहीं नहीं मेरे को राइट है, मैं तो रोज आके देखूंगा। तो ये क्या है, बोनाफाइड वे में एक्सेस करना नहीं हुआ। बोनाफाइड मतलब एकदम सही प्रॉपर वे में, जिस इंटेंशन के साथ में किया जाना चाहिए उसी इंटेंशन के साथ में, ठीक है, ऑनेस्ट वे में। चलिए, तो ये पढ़ लिए, ये कनेक्टेड ही है, ये वाला पॉइंट इन सब से कनेक्टेड ही है, लेकिन कल इसलिए कराऊंगा, पहले आज मुझे आप लोगों का ये रिटर्न में चाहिए जो भी आज पढ़ाया गया है, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर में कुछ, सबसे पहले इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर से फर्म को बाइंड कर सकता है, लेकिन तीन जरूरी बातें क्या है, एक तो वो, नेक्स्ट कौन कौन से काम इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आते हैं, कौन कौन से काम इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी को बढ़ाया जाना या कम किया जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाता है। एंड पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये दो हम कल करेंगे और आगे पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है।